हेलो एवरीवन। मैं आयशा आज यूरेका ऑफ हिंदी साहित्य के छोटे से परिवार की तरफ से आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। पाश्चात्य काव्य शास्त्र की कुछ महत्वपूर्ण लेखकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर इस पूरी कड़ी में सबसे पहला वीडियो जो होना चाहिए, मुझे लगता है वो प्लेटो का ही होना चाहिए, क्योंकि पाश्चात्य काव्य शास्त्र के आरंभकर्ता, व्यवस्थित आरंभकर्ता के रूप में हम प्लेटो को जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लेटो के बारे में एक सामान्य जानकारी है जो हर एक विद्यार्थी को जानना जरूरी होता है। प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व एथेंस नामक शहर में हुआ था। एथेंस यूनान के एक गणराज्य के राजधानी के रूप में प्रख्यात है। वहां उनका जन्म हुआ। उनकी मृत्यु के विषय में है कि 347 ईसा पूर्व अपने एक शिष्य के विवाह समारोह में भाग लेते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। और उनके पिता का नाम अरिस्तोन है, उनकी माता का नाम पेरिक्लितोन है। उनका जो मूल नाम है वो एरिस्टोक्लीज था, यानी माता पिता ने प्लेटो को एरिस्टोक्लीज नाम दिया था। ये एक यूनानी नाम है। लेकिन प्लेटो दरअसल बहुत सुंदर व्यक्तित्व के स्वामी थे। उनका जो शारीरिक गठन है, उनकी संरचना है, वो बहुत सुंदर थी। तो शायद यही कारण था कि उनके जो व्यायाम के गुरु थे, उन्होंने उनकी शारीरिक संरचना और उनकी सुंदरता को देखते हुए उन्हें प्लातोन नाम दिया था। ये जो प्लातोन नाम है, ये सुंदरता के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इनके व्यायाम गुरु ने उन्हें प्लातोन नाम दिया था और वही प्लातोन नाम अंग्रेजी में विकसित होते होते प्लेटो बन गया। अरबी फारसी में उनका नाम अफलातून प्रसिद्ध है। उन्हें दार्शनिकों का राजा नाम से प्रसिद्धि मिली है। वो द अकेडमी नामक एक स्कूल के संस्थापक माने जाते हैं। ये एक पहली व्यवस्थित स्कूल थी यूनान में, जहाँ पर तर्क के आधार पर शिक्षा प्रदान करने की बात की जाती है, जहाँ पर संवादों के लिए बिल्कुल अनुकूल वातावरण का निर्माण प्लेटो ने किया था। और यहीं से अरस्तु की भी कहानी जुड़ती है, जब हम बाद में प्लेटो के शिष्य के रूप में अरस्तु को पढ़ेंगे। फिर प्लेटो के गुरु का नाम आता है सुकरात। सुकरात अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली व्यक्तित्व के स्वामी रहे हैं। और सुकरात की एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी भी है जो प्लेटो के साथ जुड़ती है, क्योंकि सुकरात एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने प्लेटो को प्रभावित किया, बहुत व्यापक स्तर पर प्रभावित किया। प्लेटो की जीवन की जो आरंभिक दौर थे, जब वो उनका मानसिक विकास हो रहा था, एक आइडिया डेवलप हो रहा था उनके भीतर, तो सुकरात पहले आदर्श के रूप में उनके सामने थे। लेकिन यूनान की जिस तरीके की व्यवस्था थी, वहां पर लोकतंत्र होते हुए भी सब कुछ बिखरा हुआ था, हर जगह अराजकता फैली हुई थी। उस समय सुकरात एक ऐसे व्यक्ति थे जो लोग बच्चों को इकट्ठा करते थे और संवादों के माध्यम से उनसे कई सारे सवाल पूछते थे, जीवन से संबंधित, समाज से संबंधित, परिवार से संबंधित। उनके मन में जो कुछ विचार आया करते थे, उससे संबंधित वो सवाल पूछते थे और सवाल करते थे। कहते थे कि क्या कारण है कि हम अंधे होकर चीजों को फॉलो करते हैं। और उनके सवाल इतने कठोर होते थे कि वहाँ की जो सरकार थी, वो सुकरात से एक प्रकार से डर गई। और इतनी डर गई उनकी बुद्धि और तर्क से कि उन्होंने सुकरात को कह दिया कि वो एक तरीके से अराजकता फैला रहे हैं समाज में, और उनको मृत्युदंड दे दिया गया। तो सुकरात को जो मृत्युदंड मिला, एक ऐसे देश में या एक ऐसे राष्ट्र में जहां पर उनके खिलाफ फैसला देने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी, तो प्लेटो ऐसा महसूस करने लगे कि एक ऐसा गणराज्य जहां पर लोकतंत्र की बात की जाती है, जनता के हित की बात की जाती है, और वहां पर एक व्यक्ति जो कि तर्क के आधार पर बातें कर रहा है, उसे
ये इल्ज़ाम लगाकर मार दिया गया कि वो ईश्वर को नहीं मानता, ईश्वर के स्थान पर वो अलौकिक जीवों को मानता है और वो युवकों को दूषित कर रहा है। ये जो मान्यताएँ थोप कर सुकरात को ज़हर दे दिया गया, उन्हें मार दिया गया, इससे प्लेटो बहुत प्रभावित हुए। दरअसल प्लेटो के जीवन को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें यूनान जाना होगा और यूनान की परिस्थितियों को समझना होगा। तभी हम प्लेटो से संबंधित सभी चीज़ों को और गहरे तरीके से समझ पाएंगे। दरअसल आपके सामने स्लाइड पर यूनान का चित्र है। यूनान है और यूनान कई सारे छोटे-छोटे गणराज्यों में बटा हुआ था। लगभग 20-22 गणराज्यों में यूनान बटा हुआ था और वो बंदरगाहों का राज्य या कहें कि देश माना जाता है। और यूनान के जो सबसे महत्वपूर्ण 3 गणराज्य थे, वो थे मकदूनिया, अत्तिका और लाकोनिया। ये 3 सबसे महत्वपूर्ण गणराज्य माने जाते हैं। इनका महत्व क्यों है, ये भी हम देखते हैं। मकदूनिया जो है वो यूनान के उत्तरी भाग में था और उसका महत्व सबसे अधिक इसलिए है क्योंकि वो सिकंदर की जन्मभूमि है। सिकंदर का भी संबंध बाद में जाकर प्लेटो से जुड़ता है क्योंकि प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु और अरस्तु के शिष्य के रूप में हम सिकंदर को देखते हैं। तो इनडायरेक्टली वो प्लेटो से जुड़ते हैं। तो विश्व विजेता सिकंदर की जन्मभूमि के रूप में हम मकदूनिया को देखते हैं। फिर जब आप आत्तिका की तरफ आते हैं तो आत्तिका यूनान की एक ऐसा गणराज्य था जो कि अपनी बौद्धिकता, वैज्ञानिकता और कलात्मकता के लिए विश्व प्रसिद्ध था। यहाँ नाटककार, इतिहासकार, वैज्ञानिक यानी बुद्धि से संबंधित, कलात्मकता से संबंधित जितने भी तत्व हो सकते हैं, उन सबका जो शुरुआती पक्ष है वो हम आत्तिका में ही देखते हैं। आत्तिका और विशेषकर एथेंस में। एथेंस जो है वो राजधानी थी आत्तिका की, यहीं पर जन्म हुआ था प्लेटो का। तो आत्तिका एक ऐसा गणराज्य था जो कि बौद्धिकता को बहुत अधिक प्रश्रय देता था। दर्शन को, संस्कृति को, कला को उसने बहुत अधिक महत्व दिया था। इसीलिए वहां पर जिन लोगों का जन्म भी होता था वो बौद्धिकता के आधार पर अपना जीवन यापन करने की ओर ज्यादा उनका महत्व था। वहीं जब हम लाकोनिया की तरफ बढ़ते हैं तो लाकोनिया जो है वो एक ऐसा गणराज्य था जो कि चारों तरफ विरोधी गणराज्यों से घिरा हुआ था। इसीलिए लाकोनिया ने अपने यहाँ बुद्धि के जगह सैन्य शक्ति पर अधिक बल दिया। उन्होंने शौर्य, सैन्य शक्ति और शारीरिक बल आदि को बौद्धिकता से बहुत ऊपर रखा क्योंकि वहां की आवश्यकता वही थी। और लाकोनिया की राजधानी के रूप में हम स्पार्टा को देखते हैं। एथेंस और स्पार्टा इन दोनों राजधानियों का अपना अपना महत्व था और इन दोनों के बीच आपसी अंतर भी थे। यही कारण था कि स्पार्टा और एथेंस के बीच युद्ध की परिस्थिति बन गई क्योंकि स्पार्टा जो कि शक्ति संपन्न था, अन्य गणराज्यों को हरा सकने की क्षमता उनके अंदर थी, उनका जो स्कूली शिक्षण का जो रवैया था वो भी बहुत अलग ढंग का था। वहीं जब हम एथेंस की तरफ बढ़ते हैं तो एथेंस में बौद्धिकता को प्रश्रय दिया जाता था, कलात्मकता को प्रश्रय दिया जाता था। तो जब कठोर और बहुत कोमल भावनाएं आपस में टकराती हैं तो क्या होता है और उसका वहाँ की जनता पर क्या असर पड़ता है, इसे हम बहुत अच्छी तरीके से एथेंस और स्पार्टा के बीच के युद्ध के रूप में देख सकते हैं। इस युद्ध का नाम था पेलोपोनेसिया का युद्ध जो 431 माफ कीजिए ईसा पूर्व में शुरू हुआ और 404 ईसा पूर्व तक चलता रहा। यानी लगभग 27 वर्षों तक ये युद्ध चला। और जब इस युद्ध की शुरुआत हुई लगभग तभी प्लेटो का जन्म हुआ था। तो उन्होंने इस पूरे युद्ध की विभीषिका को देखा था और वो उसके पीछे के कारण को समझते थे कि क्या कारण है कि एथेंस स्पार्टा से इतना अलग है। एथेंस हार रहा था और हारने का कारण भी था क्योंकि एथेंस ने बौद्धिकता को बहुत अधिक प्रश्रय दिया था। उसके अंदर एथेंस ने अपने भीतर शारीरिक और सैन्य शक्तियों को बहुत अधिक
महत्व नहीं दिया, और शायद यही कारण था कि स्पार्टा हर समय एथेंस से आगे ही था और उससे बुरी तरह से हरा रहा था। एक जब भी युद्ध होता है तो युद्ध की परिस्थितियां कितनी व्यापक होती हैं दोनों ही गणराज्यों के लिए, और विशेषकर उस गणराज्य के लिए जहां हार का सामना किया जा रहा हो। तो प्लेटो ने उन सभी परिस्थितियों को देखा था। इसके पीछे के जो कारण हैं उनमें सबसे बड़ा कारण है उन दोनों गणराज्यों के बीच जो बेसिक अंतर था, उनकी रहन सहन और उनकी संरचना का जो अंतर था, उसे हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। एथेंस में बौद्धिक पक्ष प्रबल था, क्योंकि बुद्धि को प्रधानता दी जाती थी, कलात्मकता को प्रधानता दी जाती थी। वहीं स्पार्टा, यहाँ शारीरिक पक्ष प्रबल था। यहाँ सैन्य शक्ति और एक दूसरे को विजित करने अविजित करने की जो भावना है, उसका महत्व कहीं ज्यादा था। एथेंस की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो व्यक्ति पर आधारित थी। जो व्यक्ति है उसको ध्यान में रखते हुए वहां की शिक्षा व्यवस्था बनाई जाती थी। हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से चयन कर सकता था कि उसे क्या करना है, उसे शिक्षित होना है या नहीं होना है तो किस प्रकार होना है। ये सभी बातें व्यक्ति पर आधारित थी और व्यक्ति के ही पोषण के लिए शिक्षा व्यवस्था का निर्माण किया गया था कि शिक्षा व्यवस्था से व्यक्ति पोषित होगा। लेकिन स्पार्टा में यह व्यवस्था नहीं थी। स्पार्टा में शिक्षा व्यवस्था राज्य पर आधारित थी। व्यक्ति का शिक्षण इस प्रकार से किया जाएगा कि राज्य उससे लाभान्वित हो, राज्य को उससे लाभ हो। इस प्रकार से स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था बनाई गई थी। तो ये बहुत बड़ा अंतर है एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था में। एथेंस जहाँ व्यक्ति पर आधारित शिक्षा पर बल देता था, वहीं स्पार्टा की जब हम बात करते हैं तो वो राज्य पर आधारित शिक्षा व्यवस्था पर बल देता है। एथेंस की जो पढ़ाई लिखाई का तरीका था वो कुछ इस प्रकार का था कि 6 से 14 वर्ष तक साहित्य, योग और संगीत पढ़ाया जाता था। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि वहां पर कलात्मकता को प्रेशर दिया जाता था। तो साहित्य जो है और संगीत जो है वो मनुष्य के मानसिक पोषण की ओर काम करते हैं, मनुष्य के मनस को पोषित करते हैं, उसके बुद्धि को पोषित करते हैं। वहीं योग उसके अंदर आध्यात्मिकता और एकाग्रता को पोषित करता है। वहीं जब 14 से 18 वर्ष की अवस्था आती है तब वहाँ राजनीतिक शिक्षा को प्रेशर दिया जाता है। किस तरीके से राजनीति या राजनीतिक व्यवस्था चलेगी या चलती है उस पर बात की जाती है। एथेंस में 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों को उसकी शिक्षा दी जाती थी। फिर 18 से 20 वर्ष का जो उनका समय होता था उसमें उनको सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता था। उस पर भी बहुत अधिक बल नहीं था। सैन्य प्रशिक्षण हर एक व्यक्ति के लिए भी नहीं था, क्योंकि स्त्रियों की शिक्षा का तो कोई प्रावधान ही नहीं था। स्त्रियों को शिक्षा देना न देना इसके लिए मतलब बहुत महत्व की बात नहीं समझी जाती थी। जबकि स्पार्टा में स्त्रियों और पुरुषों दोनों के लिए समान शिक्षा थी। वहां पर 7 वर्ष का होते ही छात्रों पर राज्य का नियंत्रण हो जाता था। यानी जितने भी छात्र हैं उन सभी छात्रों को के भविष्य का निर्माण एक तरीके से राज्य करता था। राज्य 7 वर्ष के बाद ही उनके शरीर को स्वस्थ और बलिष्ठ बनाने के लिए अलग अलग शारीरिक शिक्षाएं उन्हें प्रदान करते थे। साथ ही साथ किस तरीके से एक पराक्रमी, परिश्रमी योद्धा बनेगा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, क्योंकि स्पार्टा की परिस्थिति भी उसी प्रकार की थी ना। स्पार्टा एक ऐसा गणराज्य है जो हर तरफ से मुश्किलों से घिरा है। अगर वहां के स्त्री, पुरुष, बच्चे नहीं सीखेंगे सैन्य शक्ति या सैन्य बल की ओर उनका ध्यान नहीं होगा तो स्पार्टा के लिए बहुत कठिनाई हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने पुरुष और महिला दोनों को ही सैन्य बल और शारीरिक बल को बढ़ाने की शिक्षा दोनों के लिए ही व्यवस्थित कर दी थी। और साथ ही साथ उनका जो उद्देश्य था शिक्षा का वो था शरीर को स्वस्थ बनाना, शरीर को बलिष्ठ बनाना। जबकि एथेंस जो है वो व्यक्ति के बुद्धि को पोषित करना एथेंस का उद्देश्य, उनकी शिक्षा का उद्देश्य माना जा सकता है। एथेंस में एक तरफ लोकतंत्र था जिसे एथेंस ने स्वतंत्रता को काम में माना कि वो लोकतंत्र पर विश्वास करते थे।
हर एक जनता के, हर एक व्यक्ति का महत्व वहां पर था। लेकिन स्पार्टा में अधिनायक तंत्र था। वहां पर जो राज्य है वो हर एक व्यक्ति की इच्छाओं, उनके कर्म, उनकी शिक्षा, सब पर अपना अधिकार रखते थे। एक तरफ एथेंस में विचारक, साहित्यकार और कलाकार जन्म लेते थे, वहीं स्पार्टा में परिश्रमी, पराक्रमी और योद्धा जन्म लेते थे। ये दो गणराज्य जो एक दूसरे से इतने भिन्न हैं, उन दोनों के बीच का जो युद्ध था, उस युद्ध की विभीषिका इतनी भयंकर थी कि उसने प्लेटो को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या एथेंस की शिक्षा व्यवस्था उनकी परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल है, क्योंकि एथेंस पर भी हमले होते रहते थे। और जब स्पार्टा का हमला हुआ, 27 सालों का वो जो युद्ध है पेलोपोनेसिया का, उस युद्ध ने एथेंस को पूरी तरीके से तोड़ दिया। एथेंस का जो बौद्धिक पक्ष प्रबल था, उसमें एक उदासीनता की भावना जो है वो आ गई। उस भावना ने ही प्लेटो को बहुत अधिक, बहुत गहराई तक उन्हें प्रभावित किया, और इतना प्रभावित किया कि प्लेटो एथेंस की शिक्षा व्यवस्था पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर हो गए। और फिर उन्होंने अपनी तरफ से, प्लेटो ने अपनी तरफ से एथेंस की शिक्षा व्यवस्था को विकसित करने की कई सारी पद्धतियों की ओर ध्यान आकर्षित करवाया। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ एडवाइस दिए, अपनी तरफ से कुछ बातें रखी कि ऐसा किया जा सकता है जिसके कारण भविष्य में एथेंस इन परिस्थितियों में न आए कि उसे उतनी बुरी हार का सामना करना पड़े। तो प्लेटो ने सबसे पहली चीज जो कही, वो कही कि राज्य के नियंत्रण में होनी चाहिए शिक्षा। शिक्षा व्यक्ति आधारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि राज्य आधारित होनी चाहिए, क्योंकि अंत में व्यक्ति राज्य का ही हिस्सा होता है। और राज्य अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो व्यक्ति सुरक्षित होकर के क्या कर लेगा, मतलब वो कल्याण की ओर नहीं जाएगा। इसीलिए शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्वतंत्रता देते हैं तो वो स्वतंत्रता का जो निष्कर्ष है उन्होंने अच्छा देखा नहीं। एक तरफ जब वो सुकरात की मृत्यु की बात करते हैं तो वो भी डेमोक्रेसी के अंतर्गत ही हुआ, तो उसका उन्होंने अंत बहुत भयावह देखा। इसीलिए लोकतंत्र से उनका जो विश्वास है वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया था। तो इसीलिए उन्होंने राज्य नियंत्रित शिक्षा की बात की। प्लेटो का एक कथन है जो बहुत प्रमुख है। वो कहते हैं टायरनी नेचुरली अराइजेज आउट ऑफ डेमोक्रेसी। वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी से ही एक ऐसा समय उपजता है जहां पर राजतंत्र स्थापित हो जाता है। यानी आप अगर इसका सबसे अच्छा उदाहरण लेना चाहें तो जर्मनी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जर्मनी में जब हम देखते हैं हिटलर को, तो हिटलर डेमोक्रेसी के थ्रू ही आए थे। उन्होंने कई सारे लोगों का वोट पाया था और तब उन्हें चयनित किया गया था। लेकिन हमने उसका एक बहुत भीषण परिणाम देखा। तो वो जो भीषण परिणाम है वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के माध्यम से ही आया है। ये जो कथन है प्लेटो का, ये डेमोक्रेसी के प्रति उनकी जो घृणा है और अविश्वास है उसको प्रदर्शित करता है। इसीलिए वो राज्य नियंत्रित शिक्षा की बात करते हैं। आगे, शिक्षा को वो एक आदर्श राज्य की स्थापना का सकारात्मक साधन मानते हैं। वो कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसा साधन होना चाहिए जिसके कारण आगे चलकर एक आदर्श राज्य की स्थापना की जाए। प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की परिकल्पना की थी। वो उन्होंने बताया था कि एक राजा कैसा होना चाहिए, राज्य के सैनिक कैसे होने चाहिए, वहाँ की जो ऐसी जनता जो कि उत्पादन करती है उन्हें कैसा होना चाहिए, हर एक का क्या वर्च्यू मतलब गुण, हर एक का गुण कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ प्लेटो ने बताया है। शिक्षा को भी वो एक सकारात्मक साधन मानते हैं आदर्श राज्य की स्थापना का। जितने व्यक्ति शिक्षित होंगे, अगर वो राज्य के नियंत्रण में शिक्षित होंगे, तो उसका प्रभाव सीधे सीधे राज्य की, आदर्श राज्य की स्थापना की ओर होगा। फिर वो शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक और सद्गुणी बनाना मानते थे। यानी शिक्षा के माध्यम से हर एक व्यक्ति के भीतर नैतिकता आनी चाहिए, क्योंकि प्लेटो आदर्शवादी आलोचक माने जा सकते हैं, या हम कहें कि विचारक माने जा सकते हैं। प्लेटो के भीतर आदर्शवाद और उपयोगितावाद की जो भावना थी
वो बहुत हद तक थी। तो वो नैतिकता और सद्गुण हर एक व्यक्ति के भीतर शिक्षा के माध्यम से देना चाहते थे। वो अनिवार्य शिक्षा पर भी बल देते थे, यानी एकदम ऐसी शिक्षा हो जो कि निश्चित रूप से हर व्यक्ति को दी जाए, और साथ ही साथ हर एक व्यक्ति के अंतर्गत स्त्री और पुरुष सबको सबको उन्होंने शामिल कर दिया। यानी वो लैंगिक समानता की बात करते थे। शिक्षा न केवल पुरुषों को दी जाए, बल्कि स्त्रियों को भी समान रूप से शिक्षित किया जाए, ऐसा प्लेटो मानते थे। उसके बाद प्लेटो ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में व्यायाम और संगीत पर बहुत अधिक बल होना चाहिए। व्यायाम इसलिए क्योंकि वो शरीर को बलिष्ठ बनाता है, शरीर को शक्तिशाली बनाता है। उसके भीतर कल्पनाशीलता और भावना की जगह पर सैन्य सैन्य शक्ति या बलिष्ठता को प्रश्रय देता है। इसीलिए वो व्यायाम को बहुत महत्व देते थे। साथ ही साथ संगीत को महत्व देने के पीछे प्लेटो का कारण ये था कि प्लेटो मानते थे कि इससे व्यक्ति के भीतर एक तरीके का डिसिप्लिन आता है। संगीत के माध्यम से मस्तिष्क और हृदय और शरीर ये आपस में जुड़ते हैं संगीत के माध्यम से, ऐसा प्लेटो मानते थे। इसलिए व्यायाम और संगीत को उन्होंने बहुत अधिक उस पर उन्होंने बल दिया है। उसके अतिरिक्त वो कहते हैं कि शिक्षा जो है वो अनवरत चलने वाला कर्म है। हम ऐसा नहीं मान सकते कि 14 से 16 वर्ष की आयु में हम किसी को शिक्षित कर रहे हैं, फिर से 16 से 20 तक ही शिक्षित करेंगे, उसके बाद शिक्षा जो है वो रुक जाती है। ऐसा नहीं होता है। शिक्षा एक ऐसा कर्म है जो लगातार चलता रहता है, कभी उसका अंत नहीं होता। तो उसी भावना को प्लेटो ने इस अपनी सिद्धांतों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त प्लेटो का ऐसा मानना था कि शिक्षा शासकों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्लेटो की अवधारणा है फिलोसोफर किंग की। वो ऐसा मानते थे कि एक राजा को फिलोसोफर अर्थात दार्शनिक होना चाहिए। तो जो भी राजा है या अधिनायक तंत्र में जो भी राजा के सहायक हैं, उन सबका शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर राजा ही शिक्षित नहीं होगा, राजा ही ज्ञान अर्जन राजा ने नहीं किया है, तो उसका परिणाम सीधा सीधा राज्य पर पड़ता है। राज्य की पूरी व्यवस्था जो है वो खंडित होने लग जाती है अगर राजा प्रशिक्षित नहीं है। और राजा का प्रशिक्षण भी बहुत अलग ढंग का उन्होंने बताया है। तो प्लेटो ने एक ऐसी शिक्षा पद्धति बताई जिसके माध्यम से भविष्य में एथेंस को इतनी शक्ति मिल जाए कि वो दोबारा किसी भी गणराज्य से, न केवल स्पार्टा बल्कि अन्य किसी भी गणराज्य से इतनी बुरी तरह न हारे, या उसके अंदर जो कहते हैं ना कि नैराश्य की अति हो जाना, वो न आने पाए। इसके लिए उन्होंने शिक्षा व्यवस्था की या शिक्षा पद्धति की अपनी खुद की राय जो है उन्होंने सामने रखी थी। अब हम प्लेटो के आदर्श राज्य को समझ लेते हैं, क्योंकि पिछले स्लाइड में जब हम शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे थे तो उन्होंने शिक्षा व्यवस्था बनाने की बात ही इसलिए की क्योंकि वो कह रहे हैं कि एक आदर्श राज्य की स्थापना होनी चाहिए। उस आदर्श राज्य का जो राजा होगा वो दार्शनिक होगा, साथ ही साथ राजा के जो सहायक होंगे यानी जो संरक्षक होंगे वो भी दार्शनिक होंगे। उनके अंदर एक तो बौद्धिकता होगी, साथ ही साथ वो कई सारी कलाओं में भी निपुण होंगे। वो अपने आप को आम जनता से ज्यादा अपनी दृष्टि को विस्तार दे सके, ऐसा एक राजा को होना चाहिए। प्लेटो का मानना था कि जो भी किसी राष्ट्र का राजा होता है उसकी दृष्टि इतनी व्यापक होनी चाहिए कि वो आने वाली उन समस्याओं को भी देख ले जो कि आम व्यक्ति नहीं देख पा रहा है, और ये दर्शन के माध्यम से ही संभव है। इसीलिए वो दार्शनिक राजा संरक्षक होने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ज्ञान और तर्क का शासन होना चाहिए, भावना का शासन नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को प्रश्रय देने की जगह राज्य को प्रश्रय देना चाहिए। तो इसीलिए वो ज्ञान के शासन की बात करते हैं, राज्य नियंत्रित व्यवस्था की बात करते हैं, यानी वो डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को मान्यता नहीं देते। उनका कहना है कि अधिनायक तंत्र किसी भी राज्य के लिए ज्यादा उपयोगी है। तो डेमोक्रेसी को वो पूरी तरीके से समाप्त करने की बात करते हैं। स्त्री पुरुष में समानता का वो समर्थन करते हैं अपने आदर्श राज्य में। एक तरीके का रूपक आप कह सकते हैं कि उन्होंने बांधा था, एक आदर्श राज्य इमेजिन किया था उन्होंने कि एक ऐसा आदर्श राज्य होगा जिसमें राजा ऐसा होगा, राज्य के लोग ऐसे होंगे, उनके साथ व्यवहार कैसा होगा, आपस में उनका तालमेल कैसा होगा, इस पर उन्होंने बात की थी। ये सभी बिंदु उससे ही संबंधित है। स्त्री पुरुष
में आपसी समानता होगी। साथ ही साथ योग्यता और शिक्षा के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर बिठाया जाएगा। यानी अगर राजा है, राजा बनने लायक, राजा बनने योग्य यदि कोई है तभी उसे राजा बनाया जाएगा। अगर किसी को संरक्षक का कोई पोस्ट देना है तो उस पोस्ट के लिए वो व्यक्ति योग्य भी हो, शिक्षित भी हो, तभी उसे वो पोस्ट दी जाएगी। यानी आबादी के भीतर भौतिकता और नैतिक चरित्र का पोषण किया जाता था। उनकी योग्यता को, उनकी शिक्षा को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था। उन्होंने समाज का 3 पक्षीय विभाजन किया था। पहला, शासक। शासक वो होता था जो कि पूरे समाज को, पूरी जनता को शासित करता था, उसे निर्देशित करता था। प्लेटो ऐसा कहते थे कि जो राजा होता है उसकी वाणी देववाणी होती है। यानी जो राजा ने कहा वो ईश्वर की वाणी के समान होता है और हर व्यक्ति को उसे मानना चाहिए। तो राजा जो होता है वो शासक होता है, हर चीज पर उसका नियंत्रण होना चाहिए। वहीं सहायक वो होते हैं जो कि सैन्य शक्ति के माध्यम से राज्य की सहायता करते हैं, राज्य का संरक्षण करते हैं। राज्य के हर एक व्यक्ति को सैन्य शक्ति देने की बात की गई और उसमें सहायक वाला जो बिंदु है उसको सबसे अधिक महत्व दिया गया। फिर राज्य में कुछ उत्पादक वर्ग भी थे। ये वो वर्ग थे जो कि किसान, मजदूर वर्ग थे जो कि राज्य को पोषित करने के लिए सहायक थे। समाज के 3 पक्षों में उन्होंने समाज को विभाजित कर दिया और हर एक पक्ष का अपना अपना वर्च्यू यानी गुण उन्होंने दिया कि शासक के गुण कैसे होने चाहिए, एक जो सहायक वर्ग है, सहायक वर्ग का गुण कैसा होना चाहिए, क्या क्या गुण उनमें होने चाहिए, उत्पादक वर्ग के क्या क्या गुण होने चाहिए। ये सभी बातें प्लेटो ने आदर्श राज्य की जो उनकी अवधारणा है उसके भीतर स्पष्ट किया है। एक और महत्वपूर्ण पक्ष आता है प्लेटो के आदर्श राज्य में, वो ये है कि प्लेटो ऐसा मानते थे कि जो राजा और संरक्षक वर्ग है उनमें संपत्ति और परिवार का साम्यवाद होना चाहिए। यानी जो राजा है या जो संरक्षक है उसकी अपनी कोई संपत्ति भी नहीं होगी और ना उसका कोई परिवार होगा, क्योंकि उनका मानना था कि यदि राजा या संरक्षक का संपत्ति और परिवार होगा तो वहां अराजकता फैलने की बहुत ज्यादा संभावना है। जो आज हम दुनिया भर में देख रहे हैं कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, या लोकतंत्र में भी अवधारणा दिखती ही है हम लोगों को। यही चीज, इसका विरोध प्लेटो ने खुलकर किया। प्लेटो ने कहा कि किसी राजा की अपनी कोई संपत्ति नहीं होगी, न ही किसी संरक्षक की अपनी कोई संपत्ति होगी, और साथ ही साथ उनका कोई परिवार नहीं होगा। एक ऐसे संगठन के रूप में उनको रखा जाएगा, राजा को और संरक्षक को, जहां पे कोई किसी की पत्नी नहीं है, कोई किसी का पुत्र नहीं है, कोई किसी का धन नहीं, कुछ किसी का धन नहीं है, सब आपस में बराबरी में बटे हुए हैं। ये अवधारणा कुछ अटपटी भी थी, क्योंकि परिवार अर्थात पत्नी का भी विभाजन उसी प्रकार से कर दिया गया था। सामूहिक विवाह की बात होती थी और सामूहिक विवाह के भीतर कौन किसकी पत्नी है ये भी व्यक्ति को पता नहीं होता था, और पत्नी के साम्यवाद की बात की जाती है। इसी तरीके से बच्चों का भी कौन किसका पुत्र या पुत्री है इसकी जानकारी भी राजाओं को या संरक्षकों को नहीं दी जाती थी, उनको बताया नहीं जाता था, उनसे छुपाया जाता था, ताकि उनके भीतर अपने परिवार के संरक्षण या अपने पुत्र अपनी पुत्री को आगे बढ़ाने की जो भावना है वो आए ही ना। तो इसका बहुत विरोध भी हुआ आगे आने वाले समय में, लेकिन ये अवधारणा प्लेटो ने साम्यवाद के आधार पर दी थी। पुनः प्लेटो कहते हैं कि राज्य एक नैतिक या आध्यात्मिक संगठन है, एक ऐसा संगठन है जिसका निर्माता मनुष्य है। ईश्वर ने इसका निर्माण नहीं किया है, बल्कि मनुष्य ने खुद एक राज्य को बनाया है, और उस राज्य के निर्माण में नैतिकता और आध्यात्मिकता का बहुत बड़ा महत्व होना चाहिए, क्योंकि उसी आधार पर राज्य जो है वो पोषित हो सकता है। वरना अगर राज्य में अनैतिकता आ जाएगी, अराजकता आ जाएगी, तो वो राज्य जो है पूरे विश्व के लिए खतरे के तौर पे काम कर सकता है। तो राज्य में नैतिकता और आध्यात्मिकता का उन्होंने बहुत महत्व बताया है। वो कहते हैं कि समाज ऐसा होना चाहिए जो कि न्यायपूर्ण हो, जिसमें आपसी सामंजस्य हो, उसकी बात करते हैं। वहीं प्लेटो कहते हैं कि व्यक्ति का महत्व नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यक्ति से परे बात होनी चाहिए। आज हम जिन परिस्थितियों में रहते हैं,
हमारा सबसे पहला इंटेंशन यही होता है कि हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है। लेकिन प्लेटो का कहना है कि व्यक्ति की अपनी इच्छाएं जो है, उनका महत्व समाज की जो भलाई होती है या एक व्यापक पैमाने पर जो भलाई होती है उससे बहुत छोटा होता है। इसीलिए व्यक्ति की अपनी इच्छाओं के बजाय हमें समाज की भलाई पर या एक व्यापक स्तर पर विचार करके हमें देखना चाहिए। इसका एक सबसे सुंदर उदाहरण आप ये देख सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है तो उसके भीतर का इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए कि मैंने शिक्षा प्राप्त की है और उस शिक्षा से मैं अपने व्यक्तित्व को या अपने परिवार को, अपने आप को मैं कितना धन अर्जित करके कितना लाभान्वित कर सकता हूँ, बल्कि उसका एक व्यापक विचार होना चाहिए कि मेरी शिक्षा से मेरे समाज पर, मेरे देश पर, मेरे विश्व पर क्या असर पड़ सकता है और उसका क्या फायदा पहुंचाया जा सकता है। ये इंटेंशन होना चाहिए। इसी की बात प्लेटो कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण बात प्लेटो के आदर्श राज्य में सामने आती है वो ये है कि प्लेटो कला और साहित्य पर भी राज्य का नियंत्रण मानते हैं। कला और साहित्य पर राज्य का नियंत्रण मानने का सबसे बड़ा कारण ये है कि प्लेटो ने कला को और साहित्य को बहुत ही हेय माना। उन्होंने उसे बहुत तुच्छ माना और उनका साफ तौर पर ये कहना था कि कला और साहित्य किसी भी राज्य को पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। और ऐसा कहने के पीछे कारण था कि उन्होंने एथेंस की अवस्था देखी थी। एथेंस में कला को, साहित्य को बहुत प्रेशर दिया जाता था, लेकिन कला और साहित्य को महत्व देते देते उन्होंने अपने आप को सुरक्षित नहीं किया। अपने राज्य की सुरक्षा के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया और अंत में पूरा राज्य एथेंस का नष्ट हो गया। तो प्लेटो के मन में कला और साहित्य के प्रति एक प्रकार की घृणा की भावना आ गई थी। हालांकि प्लेटो खुद भी एक कवि रहे हैं। उन्होंने नाटकों की रचना की है अपने आरंभिक दौर में, उन्होंने कविताओं की रचना की है। उनकी रचनाओं की बात करें तो लगभग 28 रचनाएं उनकी मानी जाती हैं, जिनमें 26 या 27 उनकी रचनाएं हैं जो कि प्रमाणित हैं, और जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है द रिपब्लिक। और उनका एक पत्रों का संग्रह है, 11 पत्रों का एक संग्रह है जो कि मिलने की बात की जाती है। तो उन्होंने लिखा बहुत, और यहाँ तक कि उन्होंने जो दार्शनिक बातें भी लिखी वो भी बहुत कलात्मक ढंग से लिखी हैं। तो कला और साहित्य खुद उन्होंने अपने आसपास महसूस तो किया, लेकिन उन्होंने कला और साहित्य पर पूरी तरीके से राज्य की नियंत्रण की बात कही है। उसके पीछे के कारणों को समझते हैं। प्लेटो के जो काव्य संबंधी सिद्धांत हैं उनको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि प्लेटो कोई आलोचक नहीं थे। उन्होंने कला या साहित्य के प्रति साफ तौर पर सीधे सीधे आकर कोई आलोचनात्मक बात नहीं कही है, बल्कि वो एक दार्शनिक है। और उन्होंने अपने उन 27-28 रचनाओं में जो कि संवादों के तौर पर लिखी गई थी, उनमें उन्होंने कई जगहों पर बिखरे तौर पर बात की है काव्य से संबंधित। उन्होंने कविता पर बात की है, उन्होंने नाटकों पर बात की है, दुखांतकों पर, सुखांतकों पर, अपने अपने स्तर पर उन्होंने हर तरीके से विचार किया है। लेकिन वो व्यवस्थित नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो संवादों के रूप में अलग अलग रचनाओं में बिखरा हुआ है। तो प्लेटो आलोचक नहीं है बल्कि एक दार्शनिक है। प्लेटो कहते हैं कि साहित्य पर राज्य का कठोर नियंत्रण होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि उनकी जो विचारधारा है वो सुकरात से बहुत प्रभावित थी। सुकरात कला और साहित्य से घृणा किया करते थे। वो कहते थे कि कला और साहित्य की कोई उपयोगिता नहीं है। कला और साहित्य समाज के लिए कुछ बेहतर करने की क्षमता नहीं रखते। और क्योंकि सुकरात का प्रभाव प्लेटो पर इतना व्यापक था कि उन्होंने एक समय पर नाटकों और कविताओं की न केवल रचनाएं करना बंद कर दिया, बल्कि अपनी लिखी हुई जो रचनाएं थी, मौलिक रचनाएं थी, उन्होंने उनको पूरी तरीके से नष्ट भी कर दिया। इतना ज्यादा सुकरात का प्रभाव था। तो उन्होंने जो भावना पक्ष है, उस भावना पक्ष को एक तरीके से छोड़ दिया और वो तर्क के पक्ष पर विचार करने लग गया और कला को भी तर्क से देखने लगे। कला के भीतर का जो सौंदर्य होता है, कला के भीतर की जो अपनी उपयोगिता होती है, उसको उन्होंने बिल्कुल एक तरीके से समाप्त कर दिया और उसे उपयोगितावादी दृष्टि से देखने के लिए प्लेटो अग्रसर हुए।
प्लेटो एक प्रत्ययवादी दार्शनिक भी माने जाते हैं। उन्होंने कहा है कि काव्य की ग्राह्यता के दो आधार होते हैं, एक तो होता है दर्शन और दूसरा होता है प्रयोजन। यानी काव्य जो है अगर दार्शनिक स्तर पर अच्छा है, उसके माध्यम से किसी ईश्वरीय स्तुति की बात की जा रही है, किसी महान व्यक्ति के व्यक्तित्व को चित्रित किया जा रहा है, तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे दार्शनिक बातें निकल कर सामने आती हैं। अगर प्रयोजन की दृष्टि से देखें तो कोई साहित्य ऐसा है जो कि समाज को पोषित करने की क्षमता रखता है, उसके अंदर बुरी भावनाएं नहीं जागृत करता, तो वो साहित्य प्रयोजन की दृष्टि से अगर अच्छा है तो उसे हम स्वीकार कर लेंगे, ऐसा प्लेटो कहते थे। दरअसल प्लेटो प्रत्ययवादी दार्शनिक है। प्रत्यय शब्द अपने आप में एक बहुत व्यापक अर्थ लेकर चलता है। प्लेटो ऐसा मानते थे कि एक प्रत्यय यानी एक विचार है और वो विचार ही परम सत्य है, और हम अपने आसपास अपनी इंद्रियों से जो कुछ भी देखते हैं वो सब कुछ असत्य है, वो सब कुछ मिथ्या है। यानी आप अपने आसपास देख रहे हैं, प्रकृति में प्रकृति की सुंदरता को देख रहे हैं, हमने नक्षत्रों को देखा है, हमने आकाश देखा है, हमने सूरज देखा है, हमने चांद देखा है, अपने आसपास कई सारी चीजें हैं जिन्हें हम महसूस करते हैं, अपने परिवार को देखते हैं। लेकिन प्लेटो कहते हैं कि ये सब कुछ मिथ्या है, ये सब बिल्कुल रियल नहीं है। जैसे अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं बहुत धनी हूँ या कहे कि मैं बहुत सुंदर हूँ, प्लेटो कहते हैं कि ये मिथ्या है, ये झूठ बात है। क्योंकि कोई व्यक्ति यदि कहे कि वो धनी है, धन नश्वर है, वो समाप्त हो जाएगा, उसका अंत हो जाएगा, तो जो चीज नश्वर है वो सत्य कैसे हो सकती है। उसी प्रकार से यदि कोई कहे कि मैं बहुत सुंदर हूँ, तो सुंदरता नष्ट होने वाली चीज है, वो सदा रहने वाली चीज नहीं है। तो अगर कोई चीज हमेशा रहने वाली नहीं है तो वो सत्य कैसे हो सकती है, वो मिथ्या है। इसीलिए प्लेटो कहते हैं कि हम अपने आसपास अपने प्रत्यक्ष जगत में जो कुछ भी देखते हैं वो दरअसल मिथ्या है, और एक ऐसा संसार है, एक ऐसा विचार है जो कि सत्य है, और जहाँ हर एक चीज वैसी ही है जैसी हमारे आसपास जो हम प्रत्यक्ष जगत में देखते हैं वैसे ही है, लेकिन वो शाश्वत है, उसका कभी अंत नहीं होगा। यानी एक ऐसा संसार है जहां पर अगर धन भी है तो वो सदा के लिए है, यदि सुंदरता है तो भी वो सदा के लिए है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं आएगा, वो नित्य होगा, अखंड होगा, और उसका ईश्वर उसका सृष्टा होगा। प्लेटो की ये जो अवधारणा थी कि दो जगत हैं, एक है प्रत्यय जगत और एक है वस्तु जगत या प्रत्यक्ष जगत हम कह सकते हैं। प्रत्यय जगत वो है जो एक विचार के रूप में है, और वो शाश्वत है, वो अखंड है, वो एक ऐसा जगत है जहां पर हर एक चीज अपने उसी फॉर्म में रहेगी जिस फॉर्म में उसको बनाया गया है, उसका फॉर्म नहीं बदलेगा। जैसे हमारे यहाँ इसका सबसे अच्छा उदाहरण दिया जाता है एक सेब का। अगर हम अपने इस प्रत्यक्ष जगत में किसी सेब का उदाहरण लेते हैं तो सेब की लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होती, अगर हम उसे बाहर रख देंगे बहुत जल्दी वो सड़ जाता है, समाप्त हो जाता है। जिस तरीके से एक सेब इस प्रत्यक्ष जगत में सड़ गया, समाप्त हो गया, उस प्रत्यय जगत में उस सेब की वो अवस्था नहीं होगी, वो जैसा है वो सदा सदा के लिए वैसा ही बना रहेगा। और उसी प्रत्यय जगत का प्रतिबिंब या उसकी छाया, उसका कॉपी, उसका अनुकरण हम इस प्रत्यक्ष जगत को कह सकते हैं। और इसी प्रत्यक्ष जगत के भीतर रहते हुए जिन चीजों को हम अपने आसपास देख रहे हैं, यदि हम उन्हें सत्य मान रहे हैं तो प्लेटो उसे बुरा मानते हैं। प्लेटो कहते हैं कि ये सत्य नहीं है, ये असत्य है, ये मिथ्या है, और इन मिथ्या चीजों को सच मानना हमें कहीं ना कहीं भटकाता है। प्लेटो की ये जो अवधारणा थी कि दो प्रकार के जगत हैं, एक होता है प्रत्यय जगत, एक होता है प्रत्यक्ष जगत, इसे और बेहतर तरीके से समझाने के लिए प्लेटो ने एक गुफा का उदाहरण दिया है, जिसे वो द एलिगरी ऑफ द केव नाम से जानते हैं। उन्होंने इस गुफा का उदाहरण दिया और कहा कि दरअसल हम मनुष्य अपने आप को किस तरह बहकाए रखते हैं, हमने अपने आप को किस तरह भटका कर रखा हुआ है। वो बताते हैं कि जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे कि एक गुफा है,
उस गुफा में कुछ बंदी हैं और वो बंदी इस प्रकार से बंदी बनाए गए हैं कि उनकी गर्दन को और उनके शरीर को इस तरीके से बांध कर रखा गया है कि वो अपने शरीर को ना ज्यादा हिला सकते हैं ना अपनी गर्दन को ज्यादा हिला सकते हैं, और वो एक अंधेरी गुफा में कैद है। उनके पीछे एक बहुत विशाल अग्नि जो है वो प्रज्वलित हो रही है, और उस अग्नि के माध्यम से उस अग्नि और गुफा के बीच में एक जगह है जहां से कुछ छाया उन बंदियों को दिखती है। अग्नि के माध्यम से कुछ छाया उन बंदियों को दिख रही है, क्योंकि वो बंदी आदि है एक विशेष प्रकार की दृष्टि के, और उनको बस वो दीवार ही दिख रही है जिस पर अलग अलग प्रकार की आकृतियां दिखती हैं, अलग अलग प्रकार की छाया दिखती है। तो उनको लगता है यही सत्य है, क्योंकि उन्होंने उसके अतिरिक्त और कुछ देखा ही नहीं है जीवन में। जो कुछ उनको दिख रहा है, महसूस हो रहा है, वही उनको सत्य लगता है। उस दीवार पर अलग अलग प्रकार की छाया आती है, उन छायाओं के बारे में वो लोग आपस में बातचीत करते हैं। साथ ही साथ उस गुफा के भीतर जिन लोगों की भी छाया दिख रही है, उनकी जो आवाजें आती हैं, जिस तरह की ध्वनियां वो उत्पन्न कर रहे हैं, उन ध्वनियों को भी प्लेटो कहते हैं कि वो कैदी सत्य मान रहे हैं और उसी के आधार पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनमें से कोई एक व्यक्ति जो ज्यादा बुद्धिमान है, वो अंदाजा लगाता है कि इसके बाद कौन सी आकृति आएगी, इसके बाद कौन सा आकृति की छाया आएगी, और सब लोग उसको बहुत ज्यादा बुद्धिमान मानने लगते हैं। सोचते हैं कि वो व्यक्ति कितना बुद्धिमान है कि अगली आने वाली छाया के बारे में भी वो अनुमान कर रहा है और उसका अनुमान सही साबित हो रहा है। इस तरीके से ये कैदी पीढ़ी दर पीढ़ी अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक इसी प्रकार से कि उन्होंने अपने आप को बांध कर रखा है एक ऐसी दृष्टि से जो कि उन्हें सिर्फ वो दिखा रही है जो कि एक छाया के रूप में सामने दिख रही है। अब प्लेटो कहते हैं, मान लीजिए इनमें से कोई एक व्यक्ति है जिसे इस कैद से, इस बंदी बने रहने की जो उनकी मजबूरी है उससे छुड़ा दिया जाए, और उन्हें कहा जाए कि उस गुफा से बाहर निकलो और बाहर के संसार को देखो, ऐसा उनसे उनसे कहा जाए। तो उनमें से कोई व्यक्ति जो बाहर निकलेंगे, बाहर के संसार को देखेंगे, बाहर के पेड़ पौधों को देखेंगे, चिड़िया देखेंगे, सूरज देखेंगे, पहले तो वो ये विश्वास ही नहीं करना चाहेंगे कि इस तरीके की कुछ चीजें हैं। वो उन्हें असत्य मानेंगे, उन्हें मिथ्या मानेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी पीढ़ियों से उसी चीज को देखा, उसी अंधेरी गुफा को देखा और उस गुफा में मौजूद उन चित्रों को देखा है, और वही उसके लिए सत्य है। तो अगर वही उसके लिए सत्य है तो वो किस प्रकार से मान पाएगा कि इस गुफा के बाहर की जो वस्तुएं हैं वो सत्य है। तो वो अपने आप को बार बार घबराएगा, उन चीजों से डरेगा और कहेगा कि ये सत्य नहीं है, ये मिथ्या है। वो बहुत परेशान हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उन परिस्थितियों में रहते हुए वो आदी हो जाएगा। जब वो देखेगा कि सूरज की रोशनी पड़ती है और उसके शरीर पर उसकी शरीर की छाया जमीन पर पड़ती है, तो वो ये समझने लग जाएगा कि रोशनी की छाया के कारण दीवार पर अलग अलग प्रकार के प्रतिबिंब दिखते थे। फिर उसके बाद वो तर्क का इस्तेमाल करेगा, वो ये समझेगा कि मैं एक गुफा में कैद था, उस गुफा से मैं बाहर आया हूं, तो ये संसार है, ये संसार ही सत्य है। उस गुफा के भीतर जो हम लोग परछाइयां देख रहे थे, दरअसल वो झूठ थी, वो मिथ्या थी। वो इस पर विश्वास करने लगेगा। फिर जब वो वापस गुफा में जाएगा, अपने साथियों को बताएगा कि देखो मैं बाहर एक ऐसी दुनिया देख कर आया हूँ जो कि बहुत व्यापक है, बहुत विशाल है। वहां पेड़ हैं, पौधे हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, सूरज है, चांद है, वहां दिन और रात होते हैं। तो बाकी सब लोग जो वहां सालों से कैद हैं, जो जिनकी दृष्टि एकांगी हो चुकी है, वो उस व्यक्ति की बात को मिथ्या मानेंगे, उसे खतरनाक मानेंगे, उसे कहेंगे कि वो समाज को बहका रहा है, वो सत्य से लोगों को मोड़ रहा है। और फिर क्या करेंगे, या तो उसकी हत्या कर देंगे, या तो उसका विरोध करेंगे, उसे बहिष्कृत कर देंगे, उसे पागल बताएंगे। इस तरीके की भावना होती है। प्लेटो ने इसी को काव्य से जोड़ा है। प्लेटो कहते हैं कि काव्य जो है वो हमें कल्पनाशीलता के स्तर पर ले जाता है। वो हमारे मस्तिष्क में कई सारे ऐसी प्रतिबिंब, एलिगरी का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के प्रतीक कह सकते हैं आप, रूपक,
अलग अलग प्रकार के रूपकों का निर्माण करता है। और हमें लगता है कि ये जो संसार है वो इसी प्रकार से जो जो संसार हम देख रहे हैं, कवि जो है वो उसकी इतनी सुंदर व्याख्या करता है, संसार की सुंदरता की इतनी सुंदर व्याख्या करता है, उसके गुणों को ऐसे प्रदर्शित करता है कि वो हमें बहुत बहुत सुंदर लगते हैं। लेकिन प्लेटो कहते हैं कि दरअसल ये सच है ही नहीं। सच तो है वो प्रत्यय जगत, जिसके प्रतिबिंब के रूप में हम इस प्रत्यक्ष वस्तु जगत को देख रहे हैं। जिस संसार में हम रह रहे हैं, दरअसल ये मिथ्या है, ये प्रतिबिंब है, ये अनुकरण है उस जगत का जिसका निर्माण ईश्वर ने किया है। ये उसका अनुकरण है। तो अनुकरण कभी भी सत्य नहीं हो सकता है। जैसे अगर हम कोई दर्पण ले लें, प्लेटो उदाहरण देते हैं, प्लेटो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दर्पण ले ले और अपने चारों तरफ घूम जाए, तो वो कहेगा कि मैंने हर एक चीज का प्रतिबिंब बना दिया, मैंने पेड़ बना दिए, मैंने सूरज बना दिए, मैंने नक्षत्र बना दिए। लेकिन क्या वो सच है? क्या वो सत्य है? नहीं, वो अपने आप को बहका रहा है, वो समाज को बहका रहा है। वो ये बता रहा है कि मैंने नक्षत्र बना दिए, जबकि वो तो प्रतिबिंब दिखा रहा है नक्षत्र का। ठीक उसी प्रकार ये जिस संसार में हम रह रहे हैं, वो संसार एक प्रतिबिंब है। और कवि क्या करता है? कवि उस प्रतिबिंब के सौंदर्य को दर्शाता है, उस प्रतिबिंब के महत्व को दर्शाता है। और इससे भी बढ़कर वो इस अनुकरण का, जो कि ये संसार जो कि प्रत्यय जगत का अनुकरण है, वो कला के रूप में उसका भी अनुकरण करता है। यानी जब एक कवि लिखता है तो वो सूरज पर लिखता है, वो चांद पर लिखता है, वो पेड़ पौधे पर लिखता है, वो किसी स्त्री की सुंदरता पर लिखता है, वो किसी समाज की समस्या पर लिखता है। ये सब क्या है? ये सभी चीजें अनुकरण है हमारे समाज का, या हमारी सामाजिक भावनाओं का अनुकरण है। यहीं पर आकर प्लेटो कहते हैं कि कला या कविता जो है उसका महत्व इतना हेय है, इतना हेय है कि वो समाज को बिल्कुल भी पोषित नहीं करता, समाज के महत्व को प्रतिपादित नहीं करता। समाज में सत्य पर बल होना चाहिए, उस सच को बताना चाहिए जो कि प्रत्यय जगत में मौजूद हो। इस समाज के मिथ्याकरण पर बात होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं होती। और उसके उलट कवि क्या करता है? जो अपने आप में जो समाज मिथ्या है, जो संसार मिथ्या है, उसी पर बहुत ज्यादा रचनाएं करता है। प्लेटो कहते हैं कि प्रत्यय अर्थात विचार ही परम सत्य है, और वह नित्य है, वह अखंड है। और ये जो दृश्यमान वस्तु जगत है, जिसे हम प्रत्यक्ष जगत भी कह सकते हैं, ये उस प्रत्यय या विचार का अनुकरण है। और कलाकार की जो कला होती है वो इस वस्तु जगत का अनुकरण है। यानी पहला हो गया प्रत्यय, प्रत्यय जगत, दूसरा हो गया ये वस्तु जगत जिसमें हम रह रहे हैं, और तीसरी हो गई कला, जो कि कलाकार की कला है। और ये दोनों ही अनुकरण है प्रत्यय जगत का। लेकिन कला जो है वो तीसरे स्थान पर आती है, क्योंकि पहला अनुकरण है वस्तु जगत, और उस वस्तु जगत का अनुकरण कर रहा है कलाकार। तो क्या हो जाता है? कला तीसरे स्थान पर आती है। सत्य से कला का तिहरा अलगाव हो जाता है, और अनुकरण का अनुकरण होने के कारण कला जो है वो मिथ्या हो जाती है, कला झूठी हो जाती है। इसीलिए प्लेटो कहते हैं कि कला सत्य से त्रिधा अपेत है, यानी 3 गुना दूर है। कला सत्य से 3 गुना दूर है। इसका उदाहरण वो एक कुर्सी के तौर पर देते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहला होता है प्रत्यय, एक कुर्सी का विचार, वो सत्य होता है, वो शाश्वत होता है। वो एक ऐसी कुर्सी है जो कभी बदलेगी नहीं, जो जिसका कभी विनाश नहीं होगा, क्योंकि वो विचार के तौर पर मौजूद है, प्रत्यय के तौर पर मौजूद है। बाद में उसी कुर्सी का अनुकरण होता है हमारे इस वस्तु जगत में, जिसका निर्माण करता है बढ़ई। बढ़ई लकड़ियों से एक ऐसी कुर्सी का निर्माण करता है जो कि उसके विचार में मौजूद है, जो कि एक प्रत्यय में मौजूद है। उसके अनुकरण के रूप में वो एक कुर्सी का निर्माण इस वस्तु जगत में करता है। और एक कलाकार, एक चित्रकार, एक कवि उस कुर्सी को आदर्श बनाकर उस पर कविताएं लिख रहा है। तो क्योंकि कवि अनुकरण का अनुकरण कर रहा है, इसीलिए वो उसकी जो कला है वो सत्य से त्रिधा अपेत है, तीसरे स्थान पर आती है, 3 गुना दूर हो जाती है। इसीलिए प्लेटो कला के महत्व को
बहुत कम आंकते हैं और कहते हैं कि कला सत्य से दूर ले जाती है, अयथार्थ की ओर ले जाती है। प्लेटो कहते हैं कि कविता जो है वो अयथार्थ होती है, अवास्तविक होती है, मिथ्या होती है। इसीलिए कलाकृति या कला जो है न किसी व्यक्ति का कल्याण कर सकती है और न ही राज्य का कल्याण कर सकती है। वो कवि के महत्व को इतना छोटा कर देते हैं कि वो कहते हैं कि कवि जो है वो एक तरीके से एक पागल के रूप में वो उसे उसकी संज्ञा देते हैं और वे कहते हैं कि प्लेटो की कवि की जो उपयोगिता है वो एक मोची से भी कम है। यानी एक मोची भी समाज का बहुत ज्यादा कल्याण कर सकता है, लेकिन एक कवि जरा भी कल्याण नहीं कर सकता, बल्कि वो समाज को दूषित करता है। वो ये भी कहते हैं कि अपने आदर्श राज्य से अगर कोई कवि हमारे आदर्श राज्य में आ जाता है तो हम उसका खूब सम्मान करेंगे, खूब सम्मान करेंगे, उसे सुगंधित इत्र लगाएंगे, उसके गले में हम फूलों की माला पहनाएंगे, लेकिन हम उसे अपने राज्य में ठहरने नहीं देंगे। हम उसका खूब आदर सत्कार करेंगे और उसे अपने राज्य से भेज देंगे। यानी अपने राज्य से कवियों को बहिष्कृत करने की बात करते हैं, आदर्श राज्य से। उनका मानना है कि आदर्श राज्य में यदि एक कवि रहता है, यदि एक लेखक, एक कलाकार रहता है, तो वो समाज को दूषित कर देगा। प्लेटो के अनुसार कला जो है वो व्यक्ति को सत्य, शिव और सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम, तीनों से ही दूर ले जाती है। सत्य क्या है? जो प्रत्यय जगत है, जो जो कि नित्य है, शाश्वत है। कला क्या करती है? उससे दूर कल्पनाओं की ओर ले जाती है। एक ऐसी जगत है, एक ऐसी दुनिया है जो कि शाश्वत है, जो कि नित्य है, प्रत्यय है। अगर कवि अपनी बौद्धिकता का, लेकिन वो वहां नहीं जाता, वो हमें कल्पना तक भावना हमारे अंदर जागृत करता है और उससे क्या हो जाता है? सत्य से दूर चला जाता है व्यक्ति। फिर बात आती है शिव अशिव की, यानी क्या अच्छा है, क्या बुरा है। दरअसल प्लेटो की जो पूरी अवधारणा थी ना, वो साहित्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इस पर नहीं थी। प्लेटो की बात प्लेटो का विचार इस पर था कि किस प्रकार का साहित्य होना चाहिए। क्या साहित्य अगर अच्छा साहित्य है जो कि समाज को पोषित कर सकता है, तो प्लेटो को उससे कोई दिक्कत नहीं थी, वो उसे अपने राज्य में रखना चाहते थे। लेकिन अगर कोई अशिव है, यानी बुरा है साहित्य प्लेटो के अनुसार, तो वो उसे राज्य से बहिष्कृत करने की बात करते थे। पर सुंदर ऐसा साहित्य जो कि केवल उन सुंदरताओं की बात करता हो जो कि मिथ्या है, जो कि सत्य है ही नहीं, तो वो सुंदर से भी दूर ले जाता है। यानी कला न केवल असत्य की तरफ ले जाती है, बल्कि अशिव और असुंदर की तरफ भी हमें लेकर जाती है, ऐसा प्लेटो मानते हैं। प्लेटो कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की आत्मा के दो हिस्से होते हैं, एक होता है उसका साधु पक्ष और एक होता है उसका असाधु पक्ष। साधु पक्ष का मतलब होता है हर एक व्यक्ति की आत्मा के कुछ अच्छे बिंदु होते हैं, जिसमें वो आध्यात्मिकता की बात करता है, लोगों की भलाई की बात करता है, नैतिकता की बात करता है। और उसके भीतर का जो एक असाधु पक्ष होता है, वो उसके अंदर वासना, घृणा, द्वेष, क्रोध आदि भावनाएं उसके अंदर मौजूद होती है। यानी हर व्यक्ति के भीतर दो पक्ष उसकी आत्मा के होते ही हैं, एक होता है साधु पक्ष, एक होता है असाधु पक्ष। लेकिन जो कविता होती है, प्लेटो के अनुसार जो कविता होती है, वो व्यक्ति के असाधु अंश का पोषण करती है। यानी उसके भीतर जो वो भावनाएं हैं जो कि समाज के लिए खतरा हो सकती हैं, जैसे गुस्सा है, द्वेष है, घृणा है, ये सभी जो भावनाएं हैं वो व्यक्ति के अंदर पोषित करने का काम प्लेटो के अनुसार कविता करती है। और धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर दुष्ट प्रवृत्ति का बीजारोपण हो जाता है। यहाँ दृष्ट लिखा हुआ है, दुष्ट होगा, दुष्ट प्रवृत्ति का बीजारोपण हो जाता है। काव्य के दुष्परिणामों को रेखांकित करते हुए प्लेटो ने कुछ तर्क दिए हैं। उन तर्कों को एक बार देख लेते हैं। प्लेटो कहते हैं कि काव्यों में देवताओं और जो चरित्र होते हैं, महान चरित्र होते हैं, उन लोगों को दिखाया जाता है, लेकिन देवताओं का जो चरित्र है उसको मनुष्यों के समान दिखाते हैं। वो देवता धरती पर आ गए और वो क्रूर हो गए, लोभी हो गए, कलही हो गए, प्रतिशोधी हो गए, यानी उनके अंदर वो भावनाएं आ गई जो कि आम मनुष्य के भीतर होती है। आम मनुष्य की तरह वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो प्लेटो कहते हैं कि उनके अंदर का देवत्व तो समाप्त हो गया,
उनके अंदर देवत्व की भावना कहाँ रही? उसी प्रकार से जो वीरों के चरित्र की बात करते हैं, तो वीरों का चरित्र भी ऐसा होता है जो कि कपटी हो जाता है, कलही हो जाता है, जो कि दूसरों की बुराई की ओर जिसके कदम बढ़ते हैं। तो अगर वीरों का और देवताओं का, जो कि हमारे आदर्श होने चाहिए, अगर उनका चरित्र भी इतना दोषपूर्ण होगा, तो मनुष्यों को उनसे प्रेरणा कैसे मिल सकती है? तो काव्यों में जो ये चरित्र दिखाए जाते हैं, उनके दिखाने का जो तरीका होता है, उससे प्लेटो को दिक्कत है। आगे प्लेटो कहते हैं कि काव्य जो है वो पाठकों और श्रोताओं के मन में एक प्रकार का भय उत्पन्न कर देते हैं, उनको भीरू और कापुरुष बना देते हैं। यानी जब वो देखते हैं कि विकराल तरीके से चीजों को दिखाया जा रहा है, समस्याओं को दिखाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति जो है उससे बहुत प्रभावित होता है। काव्य का उद्देश्य ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो व्यक्ति को भीरू बना दे, वो व्यक्ति को कमजोर बना दे, बल्कि काव्य ऐसा होना चाहिए प्लेटो के अनुसार जो मनुष्य के अंदर शौर्य की भावना को जगा दे, उसके अंदर मृत्यु की लालसा को जगा दे। ऐसा हो कि उसके भीतर कुछ कर देने की और मर मिटने की जो भावनाएं होती हैं उसको जागृत करे, ना कि उसे कमजोर बना दे। अगर कमजोर बना रहा है तो वैसा काव्य अच्छा नहीं है। आगे प्लेटो कहते हैं कि काव्य में बहुत सारे भव्य उत्सवों को दिखाया जाता है, और वो उत्सव इतने भव्य होते हैं, उनमें जो प्रदर्शन होता है वो इतना भव्य होता है, जिस तरीके से दर्शाया जाता है। तो वो जो भव्यता है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के भीतर भोग और विलास की भावना उत्पन्न करते हैं। हर व्यक्ति अपने आप को उस भव्य परिवेश में देखना चाहता है। अगर यदि किसी राजा, महाराजा, रानी आदि का चरित्र दिखाया जाता है, जैसे आजकल आप सब इंस्टाग्राम, फेसबुक देखते होंगे, तो जब आप इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो आपको दिखता होगा कि ये दुनिया कितनी सुंदर है। हर जगह देखेंगे आप कि कहीं गरीबी नहीं दिखती आपको, कहीं आपको कोई समस्या नहीं दिखती है, सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अपनी दुनिया में मस्त। आपको लगता है कि ये बहुत सुंदर दुनिया है, और आप अपनी समस्याओं को भूल कर उस दुनिया में खो जाते हैं। ठीक वही चीज यहाँ काव्य के संबंध में प्लेटो कहते हैं। प्लेटो कहते हैं कि अगर कोई भव्य उत्सव दिखाया जाएगा तो उस भव्यता से व्यक्ति का जो मस्तिष्क है वो प्रभावित होता है, और उससे वो भोग और विलास की प्रवृत्ति उसके अंदर आ जाएगी, और धीरे धीरे उसके अंदर की जो शुद्धता है, सात्विकता है, उसके अंदर का जो संयम है कि वो अपने आप को कम में संतुष्ट करने वाली जो उसके अंदर की प्रवृत्ति थी, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। वो भव्यता और विलास और दिखावे की ओर बढ़ने लग जाएगा, ऐसा प्लेटो मानते हैं। आगे प्लेटो कहते हैं कि कुछ ऐसी कहानियां भी होती हैं जिसमें जो नायक है वो अगर अच्छा काम कर रहा है, सदाचार कर रहा है, उसके लिए उसको दंड मिल जाता है, और जो कदाचार करने वाला व्यक्ति है, जो गलत काम कर रहा है, वो बच जाता है, उसको पुरस्कार मिल जाता है। अगर ऐसी कहानियां होंगी जिसमें सदाचार के लिए दंड होगा, कदाचार के लिए पुरस्कार मिल जाएगा, तो वो कहानियां समाज की नैतिकता को खंडित कर देंगी, क्योंकि व्यक्ति को लगेगा कि अगर मैं कोई कदाचार कर भी देता हूं तो मैं बच जाऊंगा, मुझे सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि फलाना फिल्म में या फलाना काव्य में उस कैरेक्टर को सजा नहीं मिली थी। ये जो भावना है, ये जो विचार है, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति की नैतिकता को खंडित करता है। अगला बिंदु, प्लेटो कहते हैं कि जो बुरे पात्र होते हैं, खल पात्र होते हैं, वो पात्र समाज को प्रभावित करते हैं। किसी खल पात्र के अंदर का जो भाव होता है, यदि कोई व्यक्ति उसका अनुकरण करने लग जाए तो उसके अंदर वो बुराइयां आ जाएंगी, उसका स्वभाव बदलने लग जाएगा। आप लोगों ने कई फिल्में ऐसी देखी होंगी जिनका समाज पर इस तरीके का प्रभाव वास्तविक रूप में दिखा है। एक बड़ा, ये तो खल पात्र नहीं कह सकते, एक अच्छा पात्र ही था। आप लोगों ने शक्तिमान के बारे में सुना होगा। जब शक्तिमान सीरियल आया था उस समय लोग बहुत प्रभावित हुए थे उस सीरियल से, इतने प्रभावित हुए थे कि बच्चों को ऐसा लगने लगा था कि वो भी अगर खूब तेजी से गोल गोल घूमेंगे तो वो भी उड़ने लग जाएंगे। और कितने बच्चों ने इस चक्कर में छत से वो गिर गए, अपने अपनी छतों पर वो चढ़ जाते थे और खूब जोर जोर गोल गोल घूमते थे, उनको लगता था कि अब हम उड़ने लग जाएंगे, और वो गिर कर मर गए। तो ऐसी घटना बहुत व्यापक स्तर पे हुई थी। तो प्लेटो का ये कहना कि पात्रों का अनुकरण करते हैं लोग, ये गलत नहीं है। प्लेटो कहते हैं कि बुरे पात्रों का यदि अनुकरण होगा तो उसकी बुराइयां, उनके स्वभाव में कुछ ना कुछ परिवर्तन तो आ ही जाता है।
आगे प्लेटो कहते हैं कि दुखांतकों में जो सत पात्र होते हैं, जो महान पात्र होते हैं, वो भी विलाप कुछ इस तरीके से करते हैं जो कि बहुत अटपटा होता है। वो खूब आंसू बहाते हैं, वो छाती पीट पीट कर विलाप करते हैं। जबकि आम तौर पर कोई जो व्यक्ति होता है वो बहुत धीर रूप से, बहुत संयम के साथ विलाप करता है। वो अपने आप को इस तरीके से असंयमित नहीं करता। लेकिन अगर महान पात्रों को, सत पात्रों को दुखांतकों में, काव्यों में इस तरीके से दर्शाया जाएगा कि वो आंसू बहा रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, खूब चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं, तो इससे उनकी जो चारित्रिक महत्ता है, उन महान पात्रों की जो चारित्रिक महत्ता है वो तो खंडित होगी ही। साथ ही साथ जो दर्शक गण है, उनके भीतर भी ये भावना आएगी कि ऐसे छाती पीट कर रोना या खूब आंसू बहाना या खूब पुरजोर विलाप करना ये बहुत सामान्य बात है, और वो भी उस प्रवृत्ति को अपनाने लग जाएंगे। तो इस पर प्लेटो ने विरोध किया है। प्लेटो कहते हैं कि जो प्रहसन है, यानी जो कॉमेडी है, उस प्रहसनों में जो नायक है वो बहुत हल्केपन के साथ, उनका जो आचरण है वो बहुत हल्केपन के साथ आता है। उनके आचरण में किसी तरीके की गंभीरता नहीं होती। धीरे धीरे उनके आचरण की जो गंभीरता है वो क्षीण होने लग जाती है, और उस आचरण से जो अन्य व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होने लग जाते हैं। कोई व्यक्ति जो इतने हल्के चरित्र के साथ सामने आ रहा है वो कोई भी महान कार्य करने में सक्षम नहीं होता है, और अगर कोई सामाजिक व्यक्ति उससे प्रभावित हो रहा है तो वो भी कोई उदात्त कार्य करने में सक्षम नहीं होगा। तो इसलिए भी प्लेटो काव्य का खंडन करते हैं। आगे वो कहते हैं कि नाटकों में कुछ ऐसे भाव दिखाए जाते हैं जो कि समाज में हल्केपन और ओछेपन का प्रसार करते हैं, जिससे व्यक्ति की प्रज्ञा और धीरता दोनों ही खंडित होती है। इसीलिए प्लेटो कहते हैं कि नाटकों में जो ओछे भाव होते हैं, हल्के भाव होते हैं, उन्हें नहीं दिखाना चाहिए। आगे प्लेटो कह रहे हैं कि व्यक्ति में रूपक और यथार्थ में भेद करने की क्षमता नहीं होती। जैसा मैंने आपको बताया एलिगरी वाला उदाहरण, कि वो जो एलिगरी ऑफ द केव का उदाहरण देते हैं, तो वो वहाँ कहते हैं कि हर एक व्यक्ति जो है वो जो रूपक उसे दिखाया जा रहा है, यानी दीवार पर जो भी प्रतिबिंब उसे दिख रहा है वो उसे ही सच मानता है, लेकिन यथार्थ तो कुछ और ही है। उसी तरीके से प्लेटो कहते हैं कि काव्य में जो कुछ रूपक बांधे जाते हैं, दिखाए जाते हैं, व्यक्ति उसको सच मान लेता है, क्योंकि उसके अंदर रूपक और यथार्थ में भेद करने की क्षमता नहीं होती है। इसीलिए वो जो कुछ भी काव्य के रूप में ग्रहण करते हैं, रूपक के रूप में उसे देखते हैं, वो उसे ही सच मान लेते हैं, और उस पर उनका जो प्रभाव होता है वो बहुत गहरा होता है। यानी प्लेटो काव्य और साहित्य के व्यापक प्रभाव से बहुत अच्छे से परिचित है। उनको ये बहुत अच्छे से पता है कि काव्य और जो साहित्य होता है वो व्यक्ति के मस्तिष्क पर, उसका प्रभाव बहुत व्यापक होता है। इतना व्यापक होता है कि कोई भी व्यक्ति अपना जीवन यापन कैसे करेगा, उसके जीवन की क्या विचारधाराएं होनी चाहिए, आदर्श क्या होने चाहिए, वो भी साहित्य पर आधारित हो सकते हैं। इसीलिए प्लेटो काव्य को समाज के लिए खतरा मानते हैं। आगे प्लेटो कहते हैं कि कोई भी ऐसी वस्तु जो कि तर्क निरपेक्ष है, तर्क पर आधारित नहीं है, वो अग्राह्य हो जाती है। इसीलिए वो काव्य या नाटक उसको अच्छा नहीं मानते। वो कहते हैं काव्य और नाटक में तो तर्क का अवकाश ही नहीं रहता, तो जहां तर्क है ही नहीं वो ग्राह्य तो हो ही नहीं सकता, वो तो अग्राह्य हो जाएगा। इसलिए काव्य या नाटक अपने आप में अग्राह्य हो जाता है। अब प्लेटो ने काव्य की अग्राह्यता की इतने सारे बिंदु हमारे सामने रखे, लेकिन आलोचनात्मक क्षेत्र में, आलोचना के क्षेत्र में उसकी खूब आलोचना हुई है। मतलब हर एक बिंदु पर अपने अपने तरीके से विचार किया गया है। अभी हम उस पर बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमें मूलतः प्लेटो की अवधारणाएं समझनी है, उसके आलोचनात्मक पक्ष क्या होते हैं उस पर एक अलग से एक वीडियो बनाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल हमें प्लेटो की अवधारणाओं को ही समझना है। लेकिन ये जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि उसकी बहुत आलोचना हुई, उसके लिए कई सारे विचार दिए गए, तर्क वितर्क दिए गए। यानी प्लेटो का काव्य को उपयोगितावाद की कसौटी पर कसना, इसका ही खूब विरोध हुआ। आगे प्लेटो कहते हैं कि काव्य सृजन एक प्रकार का ईश्वरीय उन्माद होता है, और उस ईश्वरीय उन्माद में जो व्यक्ति होता है वो उन्मत्त हो जाता है, उसके भीतर अपनी खुद की कोई क्षमता नहीं होती है। यानी जब प्लेटो कहते हैं कि जब कोई कवि होता है वो काव्य रचना कर रहा होता है, तो उसके अंदर काव्य देवी जो है उनका प्रभाव
जो प्रभाव बहुत व्यापक होता है। और जो काव्य देवी को प्लेटो म्यूजेस की संज्ञा देते हैं। वो कहते हैं वो जो काव्य देवी है वो ही व्यक्ति को अंतः प्रेरित करती है, उसे आविष्ट करती है और उसके माध्यम से रचना करवाती है। यानी कवि जो है वो केवल और केवल माध्यम होता है, उसका खुद का कोई प्रयास नहीं होता। यानी वो खुद से कुछ भी नहीं करता। जो कुछ भी वो लिखता है, जो कुछ भी वो काम कर रहा है, उस पर सीधा सीधा ईश्वर का ही प्रभाव होता है। यानी यहाँ आकर प्लेटो कवि के महत्व को एकदम शून्य कर देते हैं। वो कहते हैं ना तो कवि ये तय करता है कि वो किस विषय पर लिखेगा, ना तो कवि ये तय करता है कि वो लिखने की उसकी शैली कैसी होगी, वो महाकाव्य लिखेगा, नाटक लिखेगा, काव्य लिखेगा, वो क्या लिखेगा, ये कवि को बिल्कुल पता नहीं होता। जो कुछ भी वो करता है उसमें उसका खुद का कोई योगदान ही नहीं होता, बल्कि उस पूरे किए पर केवल और केवल जो काव्य देवी होती हैं, म्यूजेज होती हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका योगदान होता है, उन्हीं के माध्यम से वो रचना करता है। यानी कवि का अपना कोई महत्व तो है ही नहीं, ऐसा प्लेटो कहते हैं। प्लेटो ने काव्य के 3 प्रमुख भेद स्वीकार किए हैं। प्लेटो कहते हैं कि 3 प्रकार के काव्य होते हैं। एक होता है अनुकरणात्मक, यानी जो अनुकरण के आधार पर बनता है, जो है प्रहसन और दुखांतक, जिन्हें हम कॉमेडी और ट्रेजेडी कहते हैं। अनुकरण के आधार पर प्रहसन और दुखांतकों की रचना की जाती है। फिर आते हैं वर्णनात्मक, जिनमें जो वर्णन की प्रवृत्ति ज्यादा प्रबल होती है, वो उसे डिथेरैम्ब कहते हैं, यानी कि प्रगीत। फिर आते हैं मिश्र। मिश्र वो रचनाएं होती हैं जिनमें न केवल कथाएं होती हैं, उसका प्रस्तुतिकरण होता है, बल्कि गीत भी होते हैं, जिन्हें हम महाकाव्य के रूप में देख सकते हैं। तो 3 प्रकार की रचनाएं हैं। उनमें जो महाकाव्य है, प्लेटो कहते हैं कि महाकाव्य की महत्ता सबसे अधिक है। बाकी प्रहसन, दुखांतक और प्रगीतों को प्लेटो जो है वो महत्व नहीं देते। प्लेटो कहते हैं कि प्रगीत के 3 अंग होते हैं: शब्द, माधुर्य और लय। शब्दों के माध्यम से, माधुर्य के माध्यम से और लय के माध्यम से प्रगीतों को प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ आज का जो हमारा विषय था प्लेटो के संबंध में, वो समाप्त होता है। और मूलतः जो आज हमने समझने का प्रयास किया है वो ये है कि प्लेटो एक महान दार्शनिक कहे जा सकते हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में एक व्यवस्थित काव्य के संबंध में बातचीत या विचार सबसे पहले प्रस्तुत करने वाले प्लेटो कहे जा सकते हैं, जिन्होंने व्यापक स्तर पर अलग अलग अवधारणाएं दी। भले ही उनकी अवधारणाओं को आज कई तरीकों से खंडित किया जा रहा हो, लेकिन ये भी कहा जाता है कि प्लेटो ने जो कुछ कह दिया है, आजकल के या 19वीं 20वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी के जितने भी आलोचक हुए बाद के, अलग अलग राज्यों के, अलग अलग देशों के, वो प्लेटो के विचारों के फुटनोट्स मात्र हैं। यानी उनका महत्व केवल फुटनोट्स के तौर पर है। मूल जो लिखा है वो प्लेटो ने ही लिखा है। उन्हीं की बातों को या तो खंडित करते हैं या तो स्वीकृत करते हैं अलग अलग आलोचक। तो प्लेटो के जो ये काव्य संबंधी सिद्धांत है, ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। उनका आदर्श राज्य का सिद्धांत, उनका काव्य संबंधी सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत क्या है, अनुकरण को वो किस तरीके से देखते हैं, क्या उसकी प्रकृति वो महसूस करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग प्लेटो के काव्य संबंधी सिद्धांतों में हमने देखा है। और आने वाले कुछ वीडियोस में हम अन्य आलोचकों को भी देखेंगे, और हमारा प्रयास पूरी तरीके से ये होगा कि आपके सामने बेहतरीन कंटेंट लेकर हम आए, ताकि काव्य से संबंधित और विशेषकर साहित्य से संबंधित एक अच्छी समझ पैदा हो। क्योंकि हमने ये महसूस किया कि साहित्य के लिए बहुत व्यवस्थित कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा छोटा सा प्रयास है। उम्मीद है आप सब इसकी सराहना करेंगे। धन्यवाद।